बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक के बाद एक तारीफ, एक्नॉलेजमेंट और सुपर पावर के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों के बाद अब हमने 2 रोज़ पहले देखा था और आपको खबर भी दी थी कि वाशिंगटन टाइम्स की तरफ से तारीफों के पुल बांधे गए हैं। जो सलाहियतें और जो एक धाक बिठाई है पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर, उसकी एक्नॉलेजमेंट, उसकी तारीफ और उन तमाम सलाहियतों का एतराफ़ तो हमने देखा। गुज़िश्ता रोज़ अब फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से भी बहुत कुछ कहा गया है और इस खित्ते के एक अहम स्ट्रेटेजिक रहनुमा के तौर पे पेश किया गया है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को। और क्या कुछ उनकी तरफ से बयान किया गया, ये आपके साथ कुछ ही देर में शेयर करते हैं और फिर आपको खबर देंगे कि भारत से कशीदगी में बांग्लादेश के इजाफे के बाद हम देख रहे हैं कि वहां पे अब जो काउंसलर वीज़ा है या वीज़ा सर्विस है उसे मुअत्तल कर दिया गया है। और साथ में हम देख रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान जो तलखियाँ हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ शिद्दत इख्तियार कर रही हैं। जो बांग्लादेशी हाई कमीशन है नई दिल्ली में, उसके बाहर काफ़ी बड़ी तादाद में अंधभक्तों की तरफ से मुजाहरा किया गया है और मुतालबा किया गया है जो जिम्मेदार हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। जो एक मॉब लिंचिंग हुई थी, हालांकि इसका आगाज़, इसकी बुनियाद रखने वाला भारत है, अंधभक्त हैं और वो तमाम कारिंदे हैं RSS के जिनकी वजह से कत्ल गारत की जाती है, पहल की गई भारत की तरफ से। और जहाँ पे हमने देखा कि उस्मान हादी को शहीद किया गया, उन्हें कत्ल करने के लिए रॉ के गुंडों को, क्रिमिनल्स को भेजा गया और उसका रद्दमल तो आना था। जब रद्दमल आए तो फिर अब चीखें निकल रही हैं अंधभक्तों की। उसका भी कुछ अहवाल आपके साथ दिखाएंगे और शेयर करेंगे और साथ में फिर आपको बताएंगे कि पाक फौज ने बड़ा ऑपरेशन किया है फितनुल खारिज के खिलाफ और दाइश का भी एक कारिंदा पाक अफगान बॉर्डर के करीब से पकड़ा गया है। ये गिरफ्तारी किस तरह से मुमकिन हुई, इसका अहवाल भी शेयर करेंगे और आखिर में आपको दिखाएंगे कि भारत में अक़लियतों के साथ, खासतौर पर मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ क्या सलूक किया जा रहा है और दिन ब दिन इन वाक़यात में इजाफा क्यों हो रहा है। और जाते जाते आपको खबर देंगे कि किस तरह से इजराइल सेहूनी फोर्सेस जो है मगरबी किनारे में अब ना सिर्फ गिरफ्तारियों में इजाफा कर चुकी है, वहाँ पे 18 से ज़ायद जो बस्तियाँ थी उन्हें लीगल कर दिया। इसराइलियों को क्लीन चिट या फ्री हैंड दे दिया गया है कि वहाँ पे दंदनाएं मुसलमानों की ज़मीनों पर, उनके बागात पर, उनके घरों पर कब्जा करें और उन्हें रोकना तो दरकिनार, उन्हें पूरी तरह से प्रोटेक्शन दी जा रही है। और ग्रेटा थनबर्ग को गिरफ्तार किया गया है बरतानिया से, ये क्या मामला है। और उसके बाद जो रद्दमल आ रहा है सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई जा रही है उनके हक में भी और फ़लस्तीनियों के हक में भी, ये क्या खबर है, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन आपको खबर देते हैं फाइनेंशियल टाइम्स का। एक बार फिर से पाकिस्तान की सिफारती, अस्करी और सियासी जो काविशें हैं, जो इस खित्ते में बढ़ती अहमियत है, मई के बाद खासतौर पर पाक भारत जंग के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने अपनी इज़्ज़त वक़ार मरतबे में इजाफा किया है, उसकी पूरी दुनिया मुतरफ तो है। लेकिन जो मुख्तलिफ तजियाकार इदारे रख रहे हैं, जो आर्टिकल, जो रिपोर्ट शाया की जा रही हैं, वो इस चीज़ का एतराफ़ है कि पाकिस्तान सिर्फ ये ख़बरों की हद तक नहीं कर रहा, अमली मैदान में भी कर रहा है। ख़बर क्या, ज़रा सुन लीजिए। बरतानवी अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, जिसने पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जदीद दौर के सबसे बाअसर स्ट्रेटेजिक रहनुमाओं में से एक करार दिया है। तो एक और एक्नॉलेजमेंट, एक और उनकी सलाहियतों का, उनकी बहादुरी का एतराफ़ जो कि एक बरतानवी जरीदे की तरफ से, फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से सामने आया है। और साथ में उन्हें ये भी कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी के माहिर हैं और आलमी सियासत ने दरमियानी ताकतों यानी कि मिडिल पावर्स के लिए एक नया मगर चैलेंजिंग दौर खोल दिया है। और साथ में फाइनेंशियल टाइम्स का यह भी दावा है कि यह पेशरफ्त खासतौर पर दरमियानी ताकतों के लिए नहायत पेचीदा साबित हो रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दरमियानी ताकतों में सबसे कामयाब मल्टी अलायंस में से शुमार किया जा रहा है। और इसके साथ साथ और क्या कहा गया, वो कहते हैं कि जी सदर ट्रंप की गैर रस्मी अंदाज के साथ सबसे बेहतर हम आहंगी का एजाज पाकिस्तान के अस्करी सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को हासिल है। 2 से 3 बार मुलाकातें ऐसे नहीं हो जाती, किसी भी आर्मी के या फौज के सरबराह का वाइट हाउस में मदऊ किया जाना, 2 बार सुपर पावर के सदर से उनकी मुलाकातें होना, उन्हें एतमाद में लिया जाना, ये वो सारी सलाहियतें हैं जिसकी वजह से वो न सिर्फ उनसे मुतासिर भी हैं बल्कि इस चीज़ का, इन ख्यालात का इजहार एक से ज़्यादा बार, मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ मकामात पे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे मीडिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप इसका इजहार कर चुके हैं और अब दुनिया भर का मीडिया इसे रिपोर्ट करने पर मजबूर हो चुका है, इसे तस्लीम करने पर मजबूर हो चुका है। तो पाकिस्तान की क़यादत ने वाशिंगटन, बीजिंग, ये बड़ी अहम बात है कि एक साथ मुख्तलिफ सुपर पावर्स, मुख्तलिफ अहम खित्ते के जो बड़े और ताकतवर ममालिक हैं जिनकी आपस में नहीं बनती, अब चाइना और अमेरिका की आपस में नहीं बनती, अमेरिका और ईरान की आपस में नहीं बनती, इसी तरह से सऊदी अरब और ईरान के बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, अभी जाके उनकी तलखियों में काफ़ी हद तक कमी आई है, पाकिस्तान ने भी उसमें किरदार अदा किया। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि जो इसे फाइनेंशियल टाइम्स भी जिस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है नाज़रीन, वो ये है कि पाकिस्तान की क़यादत ने वाशिंगटन,
बीजिंग, रियाज और तेहरान के साथ बैक वक्त ताल्लुकात बरकरार रखने में भरपूर किरदार अदा किया। यानी कि दुनिया की तमाम ताकतों की मजबूरी इस वक्त पाकिस्तान बन चुका है और पाकिस्तान के मशवरे से अगर सुपर पावर आगे चलता है, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के मामले में, ईरान का मसला हल करने में पाकिस्तान ने बड़ी मामनत की। और उस टाइमिंग पे आपको याद होगा, उससे कुछ दिन पहले जिस वक्त इजराइल ने हमला किया है तेहरान के ऊपर, पाकिस्तान को एतमाद में लिया गया और पाकिस्तान के साथ मशवरा लिया गया, जिस पर पाकिस्तान ने बरमला इस चीज़ का इजहार किया और बताया कि इस जगह पे, इस खत्ते में ताकत का इस्तेमाल सूदमंद नहीं होगा। और फिर ईरान ने पाकिस्तान की काविशों को तस्लीम किया और उनकी पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के तशक्कुर पाकिस्तान ने, पाकिस्तान को शुक्रिया, पाकिस्तान को थैंक्स कहने के नारे लगाए गए। तो ये एक्नॉलेजमेंट है उन तमाम काविशों की, चाहे जो नाकदीन हैं जो मर्जी कहते रहे, लेकिन दुनिया इन इकदामात को, इन कामयाबियों को सराह रही है। एक और तस्वीर नाज़रीन वायरल हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ सूडान के सरबराह की, और हम देखते हैं कि नेपाल के सरबराहान हो, बांग्लादेश के सरबराहान हो, या फिर दीगर जो ममालिक हैं, मुख्तलिफ फोरम्स हैं, मुख्तलिफ समिट्स हैं, जहां पे आपको दिखाई देगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहुंचना है या उनके आने की खबर भी, कोई र्यूमर भी उड़ जाए, तो मोदी जी वहां से अपना जो बोरिया बिस्तर है वो लपेटते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं, या फिर वहां पे जाने का रुख ही नहीं करते। इस शर्मिंदगी के बायस कि शायद उन्हें कोई सवालात सख्त ना पूछ लिए जाए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। बहरहाल 50% टैरिफ लगवा लिया आपने, अपने ऊपर पाबंदियां लगा ली, लानत मलामत हो गई, अपने लोगों को आप जस्टिफाई नहीं कर सके। बिहार में आपने जैसे तैसे करके फिर से धांधली से इंतखाबात तो जीत लिए, लेकिन जो थोड़ी बहुत इज्जत आपकी रह चुकी थी वो जाती रही है। और अब आपकी फौज के अंदर हम आपको जिस तरह खबर भी दी थी कि इस्तीफों पे इस्तीफे आ रहे हैं, करप्शन के केस सामने आ रहे हैं, एपी सिंह कहीं नाश्ते में दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ खबरें चल रही होती हैं कि जी एक के बाद एक राफेल तैयारा गिर गया, मुख्तलिफ तजियाती इदारों की तरफ से, तहकीकाती इदारों की तरफ से, न्यूज़ एजेंसीज की तरफ से राफेल के टेल नंबर दिए जाते हैं, पाकिस्तान भी टेल नंबर देता है, आपके पास कोई जवाब नहीं होता। तो ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिससे आप आंखें चुरा नहीं सकते। फाइनेंशियल टाइम्स नाज़रीन जाते जाते आपको कुछ और भी देते हैं खबर कि फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ट्रंप के साथ बर वक्त खुशगवार गुफ्तगू और नरम सिफारती अंदाज मौसर साबित हुआ है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया है और दरमियानी ताकत बनने का खेल भारत के लिए तवक्को से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। भारत बदलती हुई आलमी सूरत हाल और ट्रंप के अंदाज से हम आहंग होने में नाकाम रहा और इस सिफारती नाकामी के बायस भारत को अपने दरमियानी ताकत की हिकमत अमली में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जिसको पाकिस्तान ने भरपूर अपने हक में इस्तेमाल किया। हम उम्मीद करते हैं कि जो डील्स हो रही हैं, जो ट्रेड हो रही है और जो ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट के साथ हो, मगरबी दुनिया के साथ हो, उससे पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो और पाकिस्तान की आवाम की मयार ज़िंदगी को बेहतर करने में भी ये ताल्लुकात या जो इज्जत मकाम मर्तबा बेहतर हुआ है वो साजगार या सूदमंद साबित हो सके। आगे बढ़ते नाज़रीन कुछ बात कर लेते हैं भारत से कशीदगी जो कि बांग्लादेश की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मुजाहरे अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पहल की हमने देखा कि शेख हसीना वाजिद की रजीम चेंज के बाद मुसलसल छेड़खानियाँ चल रही थी, क्योंकि एक बौखलाहट थी, फ्रस्ट्रेशन थी कि इतने अरसे की जो मेहनत है वो उस पर पानी फिरने जा रहा है और मोहम्मद यूनुस जो है फेयर इलेक्शन करवाएंगे, नई हुकूमत आ जाएगी अवाम की मैंडेट के साथ और फिर भारत का जो वहाँ पे पत्ता गोल हो जाएगा, बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। तो उसके पेश नज़र वहाँ पे छेड़खानी या तकरीबकारी का सिलसिला तो काफ़ी अर्से से जारी रखे हुए थे, लेकिन उस्मान हादी के शहादत के बाद जो कि इन्होंने रॉ के कातलों से करवाई है, अब वहाँ पे हंगामे फूट पड़े हैं और वहाँ पे एक हिंदू को भी ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम में पहले उसको तशद्दुद किया गया और उसकी डेड बॉडी को भी जलाया गया, जिसके बाद में एक मुस्लिम को वहाँ पर हमने देखा, एक बांग्लादेशी को, और कोई ऐसे हिंदू भी थे जिन्हें बांग्लादेश के साथ ताल्लुक के इल्ज़ाम में या बांग्लादेशी कह के मार दिया गया मॉब लिंचिंग के जरिए। तो ये सिलसिला भारत में तो पुराना बतीरा है, लेकिन अब जवाब बनाया जा रहा है कि भारत के अंदर जो है हमारी बरादरी को बांग्लादेश के अंदर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इनके साथ ताल्लुकात मुनक़ता किए जाएं, इनसे बदला लिया जाए। अब बदला आपने क्या लेना है, आपको अपनी 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं, सिल्वरी कॉरिडोर को जो है उसको महफूज बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपसे कुछ ही दिनों में छिनने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो तंग आ चुके हैं आपके जुल्म और जबर से। अच्छा, खबर क्या जरा सुन लीजिए। भारत से कशीदगी में इजाफे के बाद बांग्लादेश ने नई दिल्ली में काउंसलर और वीज़ा सर्विसेज को कर दिया है मुअत्तल। बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया। बांग्लादेश ने भारतीय दारुलकूमत नई दिल्ली में काउंसलर वीज़ा सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी हैं। बांग्लादेशी मिशन के मुताबिक हालात की वजह से काउंसलर और वीज़ा सर्विस को मुअत्तल किया गया। मीडिया का यह कहना है बांग्लादेश में कि 2 रोज़ पहले हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। भारतीय मुजाहिरीन ने हाई कमिश्नर को कत्ल की धमकियां दी थी और भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने भी 1 रोज़ पहले चट्टागांग वीज़ा सेंटर बंद कर दिया था।
और ये जो नई दिल्ली के अंदर घेराव हुआ है बांग्लादेशी हाई कमीशन का, जो वहाँ पे धमकियाँ दी गई हैं, मनाजिर आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पे एक खौफ का माहौल बनाया गया है। अंधभक्त वहाँ पर पहुँचे हैं, धमकियाँ दी जा रही हैं, जान से मारने की, इनको मुल्क बदर करने की बात हो रही है, डिमांड हो रही है। तो आप देखते हैं कि इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए दोनों हुकूमतें क्या किरदार अदा करती हैं। लेकिन अभी तक एक तो शेख हसीना वाजिद को वो महफूज पनाहगाह दिए हुए हैं, जो जंगी जराइम की मुर्तकिब है, जो बहुत से नौजवानों के खून उसके हाथों पर लगे हुए हैं, जिसने बिला वजह बेगुनाह तालिब इल्मों को मारा सिर्फ इस वजह से कि अपनी हुकूमत को बचा सके, और हुकूमत तो फिर भी जाती रही। और अब जब उसको सजाए मौत सुनाई गई है बांग्लादेशी अदालत की तरफ से, तो उसे पूरी तरह से शेल्टर किया जा रहा है, बचाया जा रहा है भाजपा सरकार की तरफ से। लेकिन ये खेल ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। अच्छा नाज़रीन, खबर क्या ज़रा सुन लीजिए। पाक फौज ने जिला करक खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाई की है, जिसमें फितना उल खारिज और TTP के 8 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। फायरिंग के तबादले में मतलूब दहशतगर्द आरिफ उर्फ डॉन भी मारा गया है, और दहशतगर्दों के हमले में 5 पुलिस एहलकार भी शहीद हो गए हैं। तो दहशतगर्द इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज अवाम को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। फोर्सेज ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई करके इस खतरे को नाकाम बनाया है। तो इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है, जबकि दाइश का रुकन भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से हिरासत में दिया गया। ये क्या खबर है? तुर्क मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है, और इनके मुताबिक दाइश का नाम निहाद सीनियर रुकन था महमद गोरेन। अफगानिस्तान पाकिस्तान सरहदी इलाके से इसे गिरफ्तार किया गया है। तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ने यह कार्रवाई की, गिरफ्तारी की, ताहम कार्रवाई की तारीख जाहिर नहीं की गई। और तुर्क न्यूज एजेंसी अनादोलो के मुताबिक महमद गोरियन का कोड नाम याहिया था, और महमद दाइश के तरबियती कैंपों में सरगर्म रहा और बाद एक नाम निहाद मुंतजिम के ओहदे तक पहुंचा। इन पर खुदकुश हमलों की मंसूबाबंदी और जिम्मेदारी सौंपने का इल्जाम था। तुर्की इंटेलिजेंस के मुताबिक महमद ने अफगान, पाकिस्तान, तुर्क और यूरोप में हमले करने पर आमादगी जाहिर की थी, और MIT के मुताबिक वो तुर्की से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सरहदी इलाके मुंतकिल हुए थे और फिजाई हमलों में बच गए थे। और नाज़रीन, खबर यह है कि ओज़गुर को भी इस सरहदी इलाके से गिरफ्तार किया गया है और टर्की के हवाले कर दिया गया है, क्योंकि टर्की में इसने बहुत सी कार्रवाइयां की थी और टर्की को मतलूब था। तो पाकिस्तान की फोर्सेज ने इसे हिरासत में लेकर टर्की के हैंडओवर किया है। मोहम्मद की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान की जानिब से ताहल कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया। दाइश खुरासान ने हालिया बरसों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दीगर ममालिक में कई मोहलिक हमले किए और इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की है, जबकि तुर्की ने हालिया बरसों में दाइश खुसूसन खुरासान शाह के खिलाफ इंटेलिजेंस और इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं, और पाकिस्तान इसमें भरपूर हिस्सा भी ले रहा है। कुछ रोज़ पहले हमने आपको बताया था कि जो दाइश खुरासान का करता धरता था, उसे भी पाकिस्तान हिरासत में ले चुका है, और ये कार्रवाई जो है दाइश की कमर तोड़ने के मुतरादिफ है। और ये वो शख्स था जो कि पूरी फाउंडेशन को रन कर रहा था, भर्तियों का अमल, ट्रेनिंग का अमल इसी की निगरानी में होता था, और इसकी गिरफ्तारी से दाइश को बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। लेकिन ये सिलसिला यहाँ पर रुका नहीं है, मुसलसल जारी और सारी है। फितना उल हिंदुस्तान हो, फितना उल खारिज हो, TTP हो, मजीद ब्रिगेड हो या BLA हो, जो भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा उसको इबरतनाक अंजाम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा सरकार क्या कर रही है? अपने नाक के नीचे RSS के गुंडों को किस तरह से खुलेआम दंदनाने पे उन्होंने छोड़ दिया है, और वो किस तरह से डरा धमका रहे हैं तमाम अक़लियतों को। एक झलक देखिए। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? जय श्री राम, जय श्री राम। Jesus Christ is not ours. ये baby है? Are you educated? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. मौलाना महमूद मदानी is anti-national. He would be arrested. चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का। तो नाज़रीन, इन्होंने इंतजामिया को, पुलिस को 48 घंटे का वक्त दिया है कि मस्जिदों को, मुसलमानों के घरों को मिसमार कर दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो ये खुद करेंगे। तो ये है वो खौफ का माहौल। गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको एक शर्मनाक वीडियो दिखाई थी, जिसमें एक शख्स जो कि ख़ुद को मुस्लिम कहता था, एथियस्ट था, और फिर वो कन्वर्ट हुआ, हिंदू बना, और जिस तरह से वो अपने दीगर RSS के गुंडों के हमरा एक चर्च में जाके एक प्रीस्ट को डरा रहा है, धमका रहा है, शर्मनाक सवालात पूछ रहा है ख़वातीन से भी, उस प्रीस्ट से भी, और उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त बहस छिड़ चुकी है। ईसाइयों की और दीगर अक़लियतों की सलामती पर, उनके तहफ़्फ़ुज़ पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि जिस तरह से अंध भक्तों को फ्री हैंड दे दिया गया कि वो जिसको मर्ज़ी चाहें कत्ल कर दें, जिसको मर्ज़ी चाहें
उसकी तस्लील कर दें। जब बिहार का सीएम जब मुख्यमंत्री की तरफ से किसी की इज्जत उछाली जाएगी, किसी मुसलमान डॉक्टर को अपने हाथ से तस्लील का निशाना बनाया जाएगा, उसका नकाब उतारा जाएगा, तो आप आम आवाम से या अंधभक्तों से क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो क्या इज्जतों की हिफाजत करेंगे? और वो पुलिस जो कि जुमा नमाज पढ़ते हुए नमाजियों को धक्के देते हैं, किक्स मारते हैं, ठुड्डे मारते हैं और उनको रास्ते से हटाते हैं। एक तो मस्जिदों को बनने की, जिस तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, वहाँ पे मंदिर बनाया गया, और जिस तरह से वहाँ पे गुजरात के अंदर कत्ल गारत किया गया, ये नरेंद्र मोदी जिस वक्त सीएम था तो ये सब कुछ हो रहा था। अब वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, सबसे पावरफुल शख्सियत है, और उसकी सरपरस्ती में आप इससे ज़्यादा क्या तवक्को कर सकते हैं कि अक़लियतों के साथ क्या सलूक किया जाएगा। साथ में जो अरुणाचल प्रदेश वाला, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक खातून की तरफ से ये खबर उछाली गई थी कि चाइना की तरफ से उसके साथ इमिग्रेशन हुकाम की तरफ से नारवा सलूक रखा गया क्योंकि उसके पासपोर्ट पे अरुणाचल प्रदेश के साथ इंडिया लिखा हुआ था। अब एक और व्लॉगर है और उसने भी वही गलती दोहराई है और उसने अपने व्लॉग के अंदर कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, और ये एक ऐसा वीक पॉइंट है जिसपे चाइना किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। फिर उस शख्स के साथ, उस इंडियन व्लॉगर के साथ क्या हुआ है, उसी की जुबानी सुनिए। गाइस आई कैन नॉट स्टॉप क्राइंग। अभी मेरे को रिलीज किया है एक छोटा सा अरुणाचल प्रदेश का स्टैंड ही तो लिया था मैंने। मैं चाइना जा रहा हूँ, मजा करेंगे भाई, देखते हैं क्या क्या मिलेगा। सो गाइस वेलकम टू चाइना अगेन। चाइना इमिग्रेशन पे पहुंचा मैं, एज ऑलवेज दे आर प्रोफेशनल। उसने मेरे पासपोर्ट पे स्टिकर लगा दी, उसके सिस्टम में कुछ पॉपअप हुआ, उसने अपने ऑफिसर को बुलाया, बोल रहे इसको ले जाओ। मेरे को डिटेंशन एरिया में ले गए। काफी लोग थे वहाँ पे, बांग्लादेश के लोग 8-10 थे वैसे। जब 2 घंटे तक कोई नहीं आया, मैं परेशान हो गया कि कुछ गड़बड़ है। 2 घंटे बाद 2 चाइनीज ऑफिसर आए, मुझे एक रूम में लेके गए थे। कैमरा, फोन जो रिकॉर्ड कर सकते थे सब ले लिए। वो मेरा आईपैड बैग में भूल गए चेक करना। यहाँ मेरी फटनी शुरू हो गई। मुझे समझ आ गया वो इशू जो मैंने रेस किया था वो गलत डायरेक्शन में चला गया, और अब मुझे रियलाइज हो रहा है मुझे वो नहीं करना था। मेरा काम है घूमना फिरना, वापस आना अपने देश में। 6 घंटा हो चुका है, कोई जवाबदारी नहीं है किसी की। यहाँ लोग बैठे हैं, सुबह से 50 बार रिक्वेस्ट करके अब पानी मिलाया है, तो भरोसा। तो नाज़रीन, इस शख्स को, इस व्लॉगर को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। भाजपा सरकार को भी जल्दी अपनी गलती का एहसास हो जाना चाहिए, वरना कीमत बहुत भारी होगी। और जिस तरह से इसको 10-12 घंटे डिटेन किया गया है, मोदी सरकार को हो सकता है कि उम्र कैद की सज़ा का सामना करना पड़ सके, क्योंकि जिस रविश पर वो चल रहे हैं, एक तरफ तो वो चाइना के साथ ताल्लुकात बहाल करने की बात करते हैं, ट्रेड बहाल करने की बात करते हैं, वीज़े आसानी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ फौजी तैयारियां भी पूरी रखी हुई हैं। तो ये डबल गेम चाइना के साथ चलने वाली नहीं। आप पाकिस्तान का मुकाबला भी नहीं कर सकते, चाइना तो बहुत दूर की बात है। आखिर में नाज़रीन आपको खबर देते हैं कुछ गजा फॉलो। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में छापों के दौरान दर्जनों अफराद को जख्मी कर दिया है, और सीज फायर मुआहदे के बाद भी 600 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं। वहां पे जंगी जराइम का इर्तिकाब और वायलेशन सीज फायर मुआहदों की मुसलसल जारी है। घरों पर कब्जा किया गया है, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं, और इस कार्रवाई की कवरेज के दौरान सहाफ़ियों पर भी आंसू गैस का बेदरेग इस्तेमाल किया गया है। और इसको अल जज़ीरा समेत दुनिया भर का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन सभी बेबस हैं। यूनाइटेड नेशन बेबस है। क्यों? क्योंकि अमेरिका खामोश तमाशाई बना हुआ है और पूरी तरह से साथ दे रहा है नेतन्याहू का इन काले कवानीन में, इन जंगी जराइम में। ग्रेटा थुनबर्ग नाज़रीन गिरफ्तार की गई हैं बरतानिया में। बरतानिया दुनिया में आपको अपने आप को सबसे बड़ा जमहूरियत का चैंपियन कहलवाता है, लेकिन वहाँ पर भी अगर आप ज़ायनिस्ट के खिलाफ, अगर आप यहूदी या सिहोनी फोर्सेस के खिलाफ, और अगर आप नेतन्याहू के खिलाफ या इजरायली जंगी जराइम के खिलाफ बात करते हैं तो आप मुजरिम करार पाते हैं। और ये जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, ग्रेटा थुनबर्ग, जो अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाकर गजा भी पहुंची, वहां पे भी सिहोनी फोर्सेस ने हिरासत में लिया, उनके साथ बदतरीन सलूक किया गया। बरतानिया में भी वही रवैया उनके साथ रखा गया है। गिरफ्तारी की वजह एक प्लेकार्ड बताया जाता है जिस पर लिखा था कि मैं फ़लस्तीनी एक्शन के साथ हूँ, इसके कैदियों की हिमायत करती हूँ, मैं नस्लकुशी की मुखालफत करती हूँ। यह हकीकत है, और इस हकीकत का बयान करना ग्रेटा थुनबर्ग का जुर्म ठहरा है, और फौरी तौर पर एक्शन लिया गया। एहतजाज के दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया है। यह एहतजाज एस्पेन इंश्योरेंस के सामने किया जा रहा था, और इसराइली असलहा साज कंपनी एस्पेन इंश्योरेंस की इंश्योरेंस फराहम करने वाली एल्बिट सिस्टम्स कंपनी है। और गिरफ्तारी के बाद इंसानी हुकूक और आज़ादी इजहार पर सवालात उठने लगे हैं। फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाने पर गिरफ्तारी ने आलमी सतह पर नई बहस छेड़ दी है कि आखिर इस जंगी जुर्म में नेतन्याहू अकेला तो नहीं है, तो आलमी ताकत है जब तक उसके साथ खड़ी हैं। हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो इंसाफ फराहम करेंगे, वो 2 रियासती हल पे अमल दरामद को यकीनी बना सकेंगे। और इसके लिए तमाम कुव्वतों को, तमाम गारंटर्स जो कि गजा मुआहदे में शामिल थे, चाहे वो अरब ममालिक हों और तमाम आलमी ताकतों को जागना होगा और इस जुल्म के खात्मे के लिए मौसर किरदार अदा करना होगा। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।